देश की जो वित्तीय व्यवस्थाओं में जो हमें कमियां नजर आती है, मैं उसका आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूँगा कि किसान अपने खेत पे इंजन, मोटर या ट्रैक्टर के लिए ऋण लेता है तो उसको 14% पे बैंक द्वारा दिया जाता है, और एक तरफ जो औद्योगिक घराने जो सबसे हिंदुस्तान में महंगी कार को खरीदते हैं, BMW, वो 6% ब्याज पे दिया जा रहा है, जबकि वो ज़्यादा ब्याज देने में सक्षम है। और किसान जिसकी माली हालत देश में अभी बहुत कमज़ोर है और उसको जो लाभ मिलना चाहिए और जो रियायत उसको मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। विडंबना देखिए कि देश के औद्योगिक घरानों के कोई भी कंपनी को सिक यूनिट कर दी जाती है, क्लोजर कर दी जाती है और BFR बोर्ड में चले जाते हैं और उस सिक यूनिट का बेनिफिट लेके वापस रिवाइवल के नाम पे बैंकों की सारी देनदारियों को वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर ब्याज पूरा माफ करते हुए मूल पूंजी के 40% में उसको सेटल कर दिया जाता है। अभी आप सीमेंट की जो बात कह रहे थे, उदयपुर सीमेंट के नाम से, इसमें क्या घपला आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरा इसमें केवल उदयपुर सीमेंट का सवाल नहीं है, चाहे राजस्थान पेट्रो हो, चाहे सुरती सिंथेटिक्स हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कोई दूसरे भी उद्योग है भारत में उसकी सूची बहुत लंबी है। ये सब जगह इस तरीके का होता है कि जो भी यूनिट को सिक यूनिट करके उसको क्लोजर कर दिया जाता है और क्लोजर करने के बाद बैंकों द्वारा उसको छूट दी जाती है और छूट देके वापस रिवाइवल के नाम पर, और ये सारे उद्योगों का है। और आप देखेंगे ये नहीं, हिंदुस्तान में कई ऐसे उद्योगों की सूची मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ कि जिनको वन टाइम सेटलमेंट करके देश की जनता का, पैसे का उद्योगपतियों को सीधा लाभ दिया गया है। और जबकि इस देश का किसान और मजदूर जो दोनों उत्पादन करता है, उत्पादन करने वाले हाथ हैं, उन हाथों को ताकतवर बनाने की जरूरत है, जबकि उनको ताकतवर नहीं बनाया जा रहा है और इसलिए किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, मजदूरों के रोजगार छीने जा रहे हैं और उनको ठेका प्रथा पे पूरी देश की ये मजदूर व्यवस्था चल रही है। सर, ये एक कटिंग आई है मेरे सामने जिसमें बताया है कि जिंदल शाह कंपनी है जो भीलवाड़ा में है और इसके खिलाफ कोई केस भी चल रहा है और ये अवैध सोने का खनन कर रही है। इस बारे में आपको कोई जानकारी है? ये अभी हमने वहाँ पर मजदूरों ने संगठित होकर एक संगठन का निर्माण किया तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला जी। और मैंने वहाँ पर गेट पे मजदूरों की आम सभा भी रखी। तब मेरे सामने ये स्थानीय लोगों ने ये बताया कि ये जो इसका अलॉटमेंट हुआ है और जो जमीनें अवाप्त की जा रही है और जो सरकार के द्वारा उसमें कई कमियां हैं, लेकिन वहाँ के जो मालिक है उनकी बहुत बड़ी अप्रोच है कि वो सांसद है और सत्ताधारी दल से संबंधित है, नवीन जिंदल। ओके। तो इसके बारे में यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं ने हाई कोर्ट में रीट लगाई है और वहाँ ये आंकड़े रखे गए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए का माल निकाल के गुजरात भेजा गया सैंपल के नाम पे, ऐसा मुझे वहाँ लोगों ने बताया है। तो मेरी नज़र में ये बात आई है तो हम भी हमारे स्तर पे इसकी तहकीकात करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। ये 6.22 लाख टन सोना निकालने का आरोप लगा है इसके लिए। अब इसमें रियलिटी आंकड़े की तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसकी हम वास्तविकता से पता करके सरकार और मीडिया तक हम ये बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, एक अभी आपने स्ट्राइक की थी जिसके अंदर इंटक, भामा और मार्क्सवादी सब साथ थे, तो उसको लेकर के पहली बार ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि जो सरकार के खिलाफ इंटक को इन लोगों का साथ में आना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देश की आज़ादी के 65 साल में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि सारे ट्रेड यूनियन फ्रंट हम एक साथ एक मंच पर आए। उसका कारण ये है कि जब संघ की विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी
और समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी, सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टी जेडीयू द्वारा एक गठबंधन बना दिया जाता जो सांप नेवले की तरह एक दूसरे के शत्रु थे, और उन्होंने एनडीए के नाम से 5 साल शासन किया। फिर इस देश में कांग्रेस पार्टी जो गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित है और मार्क्स और लेनिन के विचारों से कम्युनिस्ट पार्टी प्रेरित है, वो भी सांप नेवले की तरह शत्रु थे। वो भी एक जगह इकट्ठे होकर उन्होंने भी यूपीए के नाम से 5 साल शासन किया। और इन दोनों सरकारों ने 10 साल में जिस तरीके से विदेशी पूंजीपतियों को और औद्योगिक घरानों को भारत में प्रवेश देकर और भारत की जो देश की उत्पादन और निर्माण करने वाले मजदूर कौमों को कमजोर करके और यहाँ से सस्ता मजदूर बनाकर और विदेशों में यहाँ का मुनाफे का पैसा जब भेजने के पीछे भारत के श्रम कानूनों को पालना नहीं की जा रही, पूरे कंपनियों को ठेके पे दिया जाने लगा, न्यूनतम मजदूरी जो होनी चाहिए इस महंगाई के अनुरूप 10,000 रुपये वो नहीं की गई, बोनस और सीलिंग बोनस की सीलिंग नहीं बढ़ाई गई, जबकि वेतन के अनुपात में ग्रेजुएटी की सीमा नहीं बढ़ाई गई, और निवेश उन मुनाफे वाले उद्योगों को करने लग गए। तो हमें यह मजबूर हो गया असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो इस देश में 97% है उनके लिए कोई सामाजिक योजना नहीं बनाई गई सुरक्षा की। तो हमने ये विचार किया कि जब ये दो सारे राजनीतिक दल जनता से वोट लेकर और जनता से वादे करके वहां जाकर सरकार में बैठ जाते और अपने सारे एजेंडे और अपने सिद्धांतों को परे रख सकते हैं, तो हम देश के बचाने के लिए और देश के मजदूर कौम को जिंदा रखने के लिए हम सभी संगठन एक क्यों नहीं हो सकते। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीमेंट उद्योग के श्रमिकों के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।